नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो चलिए पहले ड्राफ्टिंग कर लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या देखेंगे और उसके बाद अपनी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान के बारे में। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो होगा द्वीप समूह यानी आइलैंड के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग सबसे पहले तटीय मैदानों के बारे में। तटीय मैदान कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले समझते हैं भारत के तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको देखते हैं। भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इसको समझते हैं। भारतीय तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय जो पर्वत है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जो है और जो समुद्र तट के मध्य का जो क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ है। ओके, इनका निर्माण सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इनके अगर निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण सागरी तरंगों, इसका मतलब यह है कि जो सागर का पानी है या जो लहरें हैं उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा, और जो पठारी जो नदियां हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट या अवसाद जो बहा कर लाए गए हैं वो जमा हो गए हैं। उनके जमाव से इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। ओके, भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पार्ट है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। कौन कौन से हैं? पहला हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है और दूसरा हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। तो इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर, बात को समझना, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इनके विस्तार की बात करें तो यह गुजरात राज्य से इसकी शुरुआत होती है। गुजरात राज्य के सूरत शहर से इसकी शुरुआत होती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। कहां से कहां तक? गुजरात में एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है? सूरत, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पश्चिमी तटीय मैदान के पुनः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी तटीय का जो मैदान है इसको 4 भागों में विभाजित या डिवाइड किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला गुजरात का मैदान है, दूसरा कौन सा है? कोंकण का मैदान है, तीसरा आपका कन्नड़ का मैदान है और चौथा आपका मालाबार का मैदान है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि गुजरात का मैदान या तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे हम क्या कहते हैं? कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान कहते हैं। गुजरात के मैदान की बात करें या तट की बात करें तो इसे हम क्या है? कच्छ बोल सकते हैं, काठियावाड़ बोल सकते हैं या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। ओके, काठियावाड़, सौराष्ट्र या गुजरात का तटीय मैदान कहा जाता है। इसको आप मैप पर भी देख सकते हो। कोंकण मैदान की अगर हम बात करें तो कोंकण मैदान दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच में है। कोंकण मैदान कहां से कहां तक है? दमन के साथ महाराष्ट्र, और लास्ट में क्या है? लास्ट में आपका गोवा जो स्टेट है, जो राज्य है, वहां तक इसे कवर करता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्नड़ का मैदान या तट, यह गोवा से मैंगलोर तक होता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो आप कह सकते हो गोवा से लेकर मैंगलोर सिटी तक यह फैला हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? कन्नड़ का मैदान कहेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मालाबार का मैदान या तट। मालाबार का मैदान जो है इसका विस्तार मैंगलोर से कन्याकुमारी तक या केप कोमोरिन के बीच में है। इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो मालाबार तट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? आप कह सकते हो कर्नाटक का मैंगलोर जो शहर है वहां से इसकी शुरुआत होती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है। ओके,
भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे अधिक चौड़ा है। अगर चौड़ाई की बात करें तो गुजरात में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक देखने को मिलती है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा देखने को मिलता है। देखो समझते हैं, गुजरात साइड इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे यह नीचे आता है यानी दक्षिण की साइड में आता है, फिर इसका विस्तार जो है वो थोड़ा सा कम होता है या इसकी चौड़ाई जो है वो कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही केरल के पास पहुंचते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो फिर से हमें देखने को मिलती है। देख सकते हो आप, इसकी जो चौड़ाई है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये वाला जो पार्ट है आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है, कम चौड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। कोंकण तट के बारे में समझते हैं। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वन की अधिकता होती है। कोंकण के कोंकण का जो तटीय मैदान है इसमें साल या कह सकते हो सागवान के वृक्ष की बहुत ज्यादा अधिकता हमें देखने को मिलती है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। कौन कौन सी खेती की जाती है कन्नड़ के तटीय मैदान में? यहाँ पर आपको गरम मसाला देखने को मिलेंगे, गरम मसाला के साथ साथ सुपारी भी देखने को मिल जाएगी और नारियल की कृषि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। मालाबार तट की बात करें, मालाबार तटीय मैदानों में कयाल, लैगून पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? लैगून या कयाल पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने में, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। यहाँ पर क्या है, कयाल और लैगूनों का उपयोग जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ में मछलियों को पकड़ने के लिए, और जो आपके अंतर्देशीय जल परिवहन है, नेशनल वाटरवेज हैं, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे केरल। केरल में क्या है? केरल के पुन्नामदा में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली, जिसे हम नौका दौड़ के नाम से भी जानते हैं, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। एक नौका दौड़ प्रतियोगिता है जो केरल में है और प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। यह भी हमें पश्चिमी तट पर देखने को मिलती है। ओके, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का एक उदाहरण है और यह कटे फटे होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नेचुरल जो आपके पोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो तटीय मैदान हैं वो क्या हैं, कटे फटे हैं। यहाँ पर या कह सकते हो जल की अधिकता है, इस वजह से यहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। ओके, आप देख सकते हो चित्र में, ये नौका दौड़ है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष केरला में किया जाता है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में बात करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है और कौन कौन से नामों से इन्हें हम जानते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वी घाट के बीच निर्मित मैदान को हम क्या कहेंगे? हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ओके, इनका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक। इनके विस्तार की अगर हम बात करें तो स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। ओके, पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है उत्कल तट, दूसरा पार्ट है उत्तरी सरकार तट, तीसरा पार्ट है हमारा कोरोमंडल तट। 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से? आप कह सकते हो उत्कल तट के बाद आपको उत्तरी सरकार तट या मैदान देखने को मिलेगा और लास्ट में हमें कोरोमंडल तट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेंगे कौन कौन से रिवर हैं जो इन तटों का निर्माण करती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच में या उड़ीसा में पड़ता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोल देंगे उत्कल तट। उत्कल
तट कह देंगे, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच वाले क्षेत्र को। ओके, उत्तरी सरकार की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी सरकार का विस्तार महानदी से कृष्णा नदी के बीच में है, महानदी से कृष्णा नदी के बीच में है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। कौन कौन से दो राज्यों में है आप कह सकते हो, इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल की बात करेंगे, इनका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो इनका विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है, और अगर राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह देखने को मिलता है। रिवर की बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि कन्याकुमारी नदी से लेकर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इनका विस्तार है, और राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर तमिलनाडु देखने को मिलेगा, 2 स्टेट है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पूर्वी तट के ही बारे में, कुछ विशेष तथ्य हैं यहाँ पर। पूर्वी तटीय मैदानों को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहे हैं ये, पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो यहाँ पर बारिश करके जाता है, कुछ भाग यहाँ पर क्या है वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है, लेकिन बारिश हो जाती है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, जब मानसून वापस आ रहा होता है या उत्तर साइड से जब मानसून वापस आता है, लौटता हुआ मानसून है, तो यहां पर क्या है बारिश करता हुआ जाता है, तो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है ये। ओके, इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है या कह सकते हो अधिकता होती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो चावल की खेती के लिए जानी जाती है। क्यों फेमस है, तो कह सकते हो यहाँ पर चावल की खेती अधिक की जाती है। ओके, पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये, इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं ये। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में स्थित झील है, कौन सी झील है, तो कोलेरू झील स्थित है। ओके, चिल्का, पुलिकट, लेगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। झीलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पर हमें क्या समझना है कि यह जो नदी झीलें हैं, लेक जो हैं, ये कौन से एरिया में पड़ती हैं, कौन से तट के किनारे हैं, तो आपका आंसर फटाफट होगा कि ये पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। ये जो नदियां हैं, ये जो झीलें हैं, ये पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। ओके, इसके बाद फिर हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में कुछ और तथ्य हैं उनको देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। क्यों है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यह इस तरफ जो बहने वाली नदियां होती हैं, जिनका मुहाना किधर है, जो नदियां अपना माउथ बंगाल की खाड़ी की तरफ बनाती हैं, या कह सकते हो पूर्वी तट की तरफ बनाती हैं, तो वह नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इस वजह से क्या है, पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है। ओके, पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित हैं। कौन कौन से डेल्टा हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महानदी डेल्टा की। स्टेट की बात करेंगे तो कौन से स्टेट में है, आप कह सकते हो फटाफट, उड़ीसा राज्य में है। नदियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं अच्छे से। इसके बाद फिर दूसरी इंपॉर्टेंट नदी आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो कौन से राज्य में है, आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है कृष्णा डेल्टा, और इसके राज्य की बात करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश है, यानी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, नॉर्मल सी बात है। कावेरी डेल्टा की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन ये कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग भारत के द्वीप समूहों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से आइलैंड हैं। और सबसे पहले हम लोग भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। भारत के द्वीप समूह, आइलैंड ऑफ इंडिया। भारत के द्वीप समूहों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, और कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा अरब सागर में स्थित
द्वीप समूह जिसे हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ओके, तथा दूसरे अन्य द्वीप समूह हैं जो निम्न हैं। दो बड़े बड़े जो द्वीप समूह हैं उनको हमने देख लिया, पहला अंडमान निकोबार है, दूसरा हमारा लक्षद्वीप है। ओके, कुछ अन्य द्वीप भी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है श्री हरिकोटा, दूसरा पंबन द्वीप है, तीसरा न्यू मोर द्वीप है और चौथा जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, मांजुली नदी द्वीप। यहाँ पर हम नदी लगाएंगे क्योंकि यह नदियों के द्वारा निर्मित हुई है, तो मांजुली नदी द्वीप, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनको हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लोकेशन कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। कितने आइलैंड है, तो आप कह सकते हो लगभग 572 आइलैंड, छोटे बड़े सारे द्वीपों को मिलाकर इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 572 द्वीप हैं जो मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ओके, मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। मुख्यतः या इनकी बात करें तो यह पर्वतों का भाग है जो जलमग्न या कह सकते हो डूबे हुए हैं। ओके, कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी हुई है। कुछ जो द्वीप हैं, कुछ जो आइलैंड हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुए हैं। ओके, इसके बाद बात करेंगे कि अंडमान निकोबार को हम कैसे डिवाइड करेंगे, कितने भाग हम इसके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग जो है अंडमान की अगर बात करें तो अंडमान को हम डिवाइड करते हैं उत्तरी अंडमान में, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। चलो मैप पर भी देखते हैं। मैप पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हम लोग देखेंगे उत्तरी अंडमान के बारे में। उत्तरी अंडमान आपको दिख रहा है। ओके, उत्तरी अंडमान के बाद फिर हमें देखने को मिल जाएगा मध्य अंडमान। ओके, मध्य अंडमान देखने को मिल गया हमें। मध्य अंडमान के बाद फिर हमें देखने को मिल जाएगा ये आपका दक्षिणी अंडमान हो गया, अंडमान का दक्षिणी सिरा, और लास्ट में हमें देखने को मिल जाएगा लिटिल अंडमान। लास्ट में हमको क्या देखने को मिल जाएगा, लिटिल अंडमान यहां पर देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहां पर स्थित है, सैडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हाइट की बात करें तो 738 मीटर हाइट है और कहीं कहीं आपको 732 मीटर हाइट भी देखने को मिल जाएगी। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं फटाफट। सैडल पीक चोटी ये देखने को मिल रही है, कहां पर है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ओके, तो चलिए इसके बाद देखते हैं सबसे ऊंची चोटी। ओके, माउंट डिओवेली मध्य अंडमान, और अगर इसकी हाइट की बात करें 515 मीटर है। मध्य अंडमान में हमको माउंट डिओवेली देखने को मिल जाएगी। इसके बाद माउंट कोयब। माउंट कोयब दक्षिणी अंडमान, अगर हाइट की बात करें तो 460 मीटर है। दक्षिणी अंडमान में हमको माउंट कोयब देखने को मिल जाएगी। ओके, और माउंट थ्विलर की बात करें, माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार की है सबसे ऊंची चोटी, और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 642 मीटर इसकी हाइट है। जो अंडमान निकोबार पूरे द्वीप समूह की बात करेंगे तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी, सैडल पीक, और दूसरी हो जाएगी माउंट थ्विलर। लेकिन अगर इनको हम डिवाइड करेंगे, इनको हम विभाजित करेंगे तो ये किस में निकल के आएगी, निकोबार, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थ्विलर है। ओके, यहाँ पर एक और चोटी देखने को मिलेंगे माउंट हैरियट। अगर हाइट की बात करेंगे तो 450 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। ओके, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी देख लेते हैं कहां पर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, और यहीं पर प्रसिद्ध जेल सेलुलर जेल भी स्थित है। सेलुलर जेल कहां पर है, आप कह सकते हो अंडमान में है या दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और राजधानी जो है इस द्वीप समूह की वो है पोर्ट ब्लेयर। कहां पर स्थित है, तो चलिए मैप पर हम लोग देखते हैं फटाफट। मैप पर देखते हैं इस चीज को
राजधानी कहां पर है? राजधानी दक्षिणी अंडमान में है और ये रही आपकी पोर्ट ब्लेयर। फटाफट आप लोग देख सकते हो पोर्ट ब्लेयर कहां पर है। ओके, ये इसके बाद देखते हैं कोको स्ट्रेट के बारे में। कोको जल संधि जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कोको स्ट्रेट कहां पर है? कोको स्ट्रेट की अगर हम बात करें, कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो म्यांमार को अंडमान से अलग करती है, या कह सकते हो कोको द्वीप से अलग करती है, और इसको हम क्या कहते हैं? कोको चैनल या कोको स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। डंकन पास कहां पर है? लोकेशन की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं डंकन पास के बारे में। डंकन पास जो है आपका दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। यह दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। फटाफट हम लोग जूम करके देखते हैं इसको मैप पर कहां पर है ये, तो इसको हम लोग देखेंगे डंकन पास के बारे में। चलिए देखते हैं डंकन पास के बारे में, कहां पर है डंकन पास। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है और इन दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य अंडमान के पूर्व में एक द्वीप स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैरन द्वीप कहते हैं, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी आते रहते हैं। ओके, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है या सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नारकोंडम की अगर हम बात करें तो नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, देख सकते हो आप। और बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, मतलब यहां पर ज्वालामुखी आने की संभावना बनी रहती है। ओके, अगर यहां पर लोकेशन की बात करें तो यह मध्य अंडमान में स्थित है बैरन द्वीप, और नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान में स्थित है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम चलेंगे निकोबार की तरफ। निकोबार के बारे में बात करते हैं। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है इसको देखते हैं। कितने पार्ट हैं? पहला पार्ट है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार, और तीसरा आपका ग्रेट निकोबार है। तीन भागों में यहां पर विभाजित किया गया है निकोबार द्वीप समूह। ओके, 3 पार्ट हैं यहां पर। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप हो गया, ग्रेट चैनल हो गया, और यह अलग किसको कर रहा है? ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया या सुमात्रा द्वीप से अलग करने का काम कर रहा है। मैप पर देखते हैं फटाफट इसको। देख सकते हैं आप, ग्रेट निकोबार द्वीप ग्रेट चैनल अलग किससे कर रहा है? सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है। ठीक है ना। अब इसको ऐसे कह सकते हो, भारत और इंडोनेशिया को अलग कौन कर रहा है? ग्रेट चैनल अलग कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? किसको अलग करने का काम कर रहा है? तो आप कह सकते हो अंडमान जो ऊपर था, सेकंड मैप पर देख सकते हैं हम लोग, सेकंड मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर देख सकते हैं, ये आपका हो गया लिटिल अंडमान या अंडमान, और इसको अलग करने का काम कौन कर रहा है? 10 डिग्री चैनल अलग करने का काम कर रहा है निकोबार द्वीप समूह से। ओके, इसके बाद फिर हम लोग और डिटेल में चलते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट स्थित भारतीय क्षेत्र है। इंडोनेशिया या सुमात्रा द्वीप के सबसे नजदीक भारत का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेट निकोबार द्वीप कहेंगे। ओके, ग्रेट निकोबार द्वीप कहेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है।
2004 की सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। ओके, अगर यहां पर हम इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो कहां पर है, यहां पर आप देख सकते हो मैप में। ओके, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स या जनजातियों के बारे में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जारवा, सैम्पन, सेंटलीस आदि प्रमुख जनजातियों के लोग आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। मतलब जो उनकी स्थिति है पहले से वैसे ही या जीवन यापन करते हैं। जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? जारवा, सैम्पन, सेंटलीस, ओंग, बहुत सारी यहाँ पर जनजातियाँ हैं। वर्ष 2014 की 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सैम्पन जनजाति ने मतदान किया। सबसे आधुनिक जनजाति की बात करें जिसने यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम वोटिंग की, उसका नाम क्या है? तो आप कह सकते हो सैम्पन जनजाति है, जिसने पहली बार यहाँ पर 2014 की 16वीं लोकसभा चुनाव में मतदान किया। ओके, दिसंबर 2018 में रॉस द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ओके, आप देख सकते हो चित्र में, यहाँ पर 16वीं लोकसभा का एक चित्र है, एक फोटो है, जो सैम्पन जनजाति के लोग हैं जो मतदान करने जा रहे हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर 3 द्वीप हैं जिनके नाम 2018 में चेंज किए हैं। पहला नाम क्या था? रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। द्वीपों के नाम अच्छे से याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या की बात करें तो 36 है। यहाँ के कुल द्वीप समूह कितने हैं? 36 यानी 36 है। लेकिन रहते या लोगों का निवास कितने द्वीपों पर है? तो आप कह सकते हो 10 द्वीपों पर लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ओके, लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों या मुख्य लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनी कॉय को मालदीव से भी अलग करता है। तो चलिए मैप पर देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग कर रहा है। 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय को मालदीव से अलग करने का काम कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल होगा। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनी कॉय द्वीप को मालदीव से अलग करने का काम करेगा 8 डिग्री चैनल। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। इसका मतलब क्या होता है? जो आपका लक्षद्वीप है ये मूंगे की चट्टानों से बना हुआ एक द्वीप है। मूंगे की जो चट्टानें होती हैं या एक प्रकार के जीवों से निर्मित होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट या चूने के बने होते हैं। इनके अंदर जीवन होता है, इनके पैर नहीं होते हैं, बस यह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति नहीं कर सकते हैं। इनका जीवन जो होता है वो इस टाइप का होता है, एक खोल जैसी आकृति में ही यह निवास करते हैं और इसी में इनका अंत हो जाता है। और यह खोल के ऊपर खोल जैसी आकृति बनाते रहते हैं इसी के ऊपर। ओके, और यह इतने सॉलिड हो जाते हैं कि एक चट्टान जैसे दिखाई देने लगते हैं। फिर होता क्या है कि समुद्र की लहरों के द्वारा इसके ऊपर मिट्टी जम जाती है और जीवन यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होता है कि इन जो मूंगे की चट्टानें हैं या जीव जंतुओं से बनी हुई हैं, बस यह खिसक नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैर नहीं है या एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। तो यह मूंगे की चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट या चूने की बनी होती हैं जो गति नहीं कर सकती। तो मूंगे की चट्टानों से निर्मित है लक्षद्वीप पूरी तरह से। जो हमारे सैलानी हैं उनको उनके स्वर्ग के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्थल है।
पर्यटन स्थल है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा श्रीहरिकोटा के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन इसकी आंध्र प्रदेश में है। राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा श्रीहरिकोटा। देख सकते हो आप श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन से द्वीप पर स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। राज्य की बात करेंगे तो राज्य कौन सा हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने का काम कर रहा है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिकट झील कौन से दो राज्यों में इसका विस्तार है, फटाफट आपका आंसर आता है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु की सीमा के बीच में यह स्थित है। इस वजह से इन दोनों राज्यों के बीच में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पंबन ब्रिज की। पंबन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह किसका भाग है, पंबन ब्रिज की अगर हम बात करें तो पंबन ब्रिज इंडिया और बीच में ये ब्रिज और यहाँ पर आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर हमको यहाँ पर धनुष कोटि भी देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाती है राम सेतु की। यहाँ से जर्नी किसकी स्टार्ट होती है, राम सेतु की स्टार्ट हो जाती है। और इस लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें श्रीलंका देखने को मिल जाता है। ओके, पंबन ब्रिज जिसे हम क्या है, यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पंबन द्वीप पर ही क्या है, रामेश्वरम स्थित है। उसके बाद यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिल जाएगी या मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं न्यूमोर द्वीप की। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है, न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है, किन दो देशों के बीच में है, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच में स्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला और उसके बाद इसका विभाजन कर दिया गया और इसे दोनों देशों के बीच में बांट दिया गया। न्यूमोर आइलैंड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये बांग्लादेश है और ये आपका इंडिया है। तो दोनों देशों के बीच में बहुत दिनों तक डिस्प्यूट या विवाद चलता रहा। ओके, इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप की। अब्दुल कलाम द्वीप जिसका नया नाम है या जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम क्या है, व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है। व्हीलर द्वीप किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को कहा जाता है। ओके, राज्य की अगर बात करें तो कौन से राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है, या उड़ीसा के सागर तट के परे या राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर उससे लगभग 150 किलोमीटर दूर और सागर तट जो ओशियन है उससे दूर है या उससे भी काफ़ी दूर स्थित यह द्वीप है। इसके पुराने नाम की अगर हम बात करें, इसका पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। नया नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। इसके प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपण कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। इसका यूज क्या है, भारत जो है अपने प्रक्षेपण कार्यक्रम जो हैं इसके परीक्षण के लिए इस केंद्र का उपयोग किया जाता है। चलिए फटाफट हेलीपैड देख लेते हैं। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का जो केंद्र है, जो द्वीप है, हेलीपैड है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें आइलैंड देखने को मिलेगा, मिसाइल लॉन्च पैड, ये आपको आइलैंड पूरा देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मांजुली नदी द्वीप की। यहाँ पर एक वर्ड बहुत अच्छा लगा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, नदी। ठीक है ना, क्योंकि यह नदी के द्वारा निर्मित है। तो चलिए समझते हैं है क्या।
मांजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। ओके, यह गुम्फित चैनलों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। राज्य की बात करें तो असम हो जाता है, नदी की बात करें तो नदी हमारी ब्रह्मपुत्र हो जाती है। ओके, यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्यों फेमस है? यह अपनी बायोडाइवर्सिटी या कह सकते हो जैव विविधता के लिए फेमस है। यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, या कह सकते हो इस नदी द्वीप रिवर आइलैंड पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। यह जनसंख्या जो है सघन है। मांजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। मांजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। इसके साथ क्या है, भारत का या कह सकते हो देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बनने वाला कौन सा है आइलैंड, उसको हम कहते हैं मांजुली नदी द्वीप। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में समझते हैं। फैक्ट कौन कौन से? कच्छ की खाड़ी किसको अलग करती है? कह सकते हो आप कच्छ के साथ साथ काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करने का काम करती है। कच्छ की खाड़ी किसको अलग करने का काम करती है? कच्छ के साथ काठियावाड़ को अलग करने का काम कर रही है। खंबात की खाड़ी की बात करें, खंबात की खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। खंबात की खाड़ी किसको अलग कर रही है? काठियावाड़ के साथ साथ जो गुजरात की मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसको अलग करने का काम करती है। नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने पर स्थित द्वीप क्रमशः आलिया बेट तथा खादिया बेट है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने जब यह माउथ बनाती है, अपना जल डिपॉजिट करती है, वाटर कहीं पर डिपॉजिट करती है ओशियन में, तो इसके द्वारा दो आइलैंड बनते हैं। एक आपका आलिया बेट हो जाता है, दूसरा आपका खादिया बेट हो जाता है। ओके, वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर केरल का एक भाग है। वेलिंगटन द्वीप देख सकते हो आप, यह क्या है? कोच्चि शहर या कह सकते हो केरल का एक भाग है। इसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।